हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक की ईवी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईवी ट्रेनर। आज हमारे पास एक माइक्रोटेक का लीड एसिड चार्जर आया हुआ है जो कि डेड कंडीशन में है। ये 48 वोल्ट 21 एम्पियर का चार्जर है जिसको ऑलरेडी हमने खोल के रखा है और ये चार्जर है डेड कंडीशन में। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि माइक्रोटेक, ईस्टमैन, बोल्ट्समैन के अगर चार्जर आते हैं डेड के लिए तो स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयरिंग करते हैं, कैसे उसकी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि ये डेड चार्जर है तो ये कहाँ से इसकी प्रॉब्लम है, किस सेक्शन की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए, जब भी कोई भी डेड चार्जर आता है तो डेड चार्जर को चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि अगर आपके पास सीरीज़ है तो आप सीरीज़ में भी लगाकर आप इसे इजी तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि प्राइमरी सर्किट इसका प्रॉब्लम है कि इसकी सेकेंडरी सर्किट में। दूसरा होता है कि अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से भी चेक करके आप पता कर सकते हैं कि इसका प्राइमरी सर्किट ओके है कि इसके प्राइमरी सर्किट में फॉल्ट है। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है। देखिए, ये जो चार्जर आते हैं 3 कंपनी के चार्जर होते हैं इसमें। बोल्ट्समैन भी सेम इसी की तरह है, ईस्टमैन, माइक्रोटेक सेम इसी तरीके से है। हाँ, सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखो कभी भी कोई चार्जर आए ना तो सबसे पहले वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए कि ये चार्जर वर्क कैसे करता है। एसी सप्लाई देंगे तो कौन सा सर्किट चालू होता है, डीसी देने पे क्या क्या चीज़ें सर्किट एक्टिव होती है। जब ये चीज़ें पता होती है ना तो आपके लिए सर्किट आसान हो जाता है। सर्किट को ईजी हो जाता है, फिर आपको फॉल्ट फाइंडिंग करने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें जो यूज़ किया गया है, एक तो प्राइमरी साइड जो कि हर चार्जर में आपको मिलेगा। प्राइमरी साइड आपका हाई वोल्टेज होता है, सेकेंडरी साइड आपका लो वोल्टेज होता है। इस चार्जर की खासियत क्या है कि इसकी प्राइमरी सर्किट को चालू करने के लिए एक स्विच का यूज़ किया जाता है। एक स्विच के द्वारा इसका पूरा प्राइमरी सर्किट स्विचिंग मोड में जाता है। मतलब इसको सेकेंडरी से कोई भी मतलब नहीं है, ना कंट्रोलर आईसी से इसका कोई मतलब होता है, ना LM324 से इसका कोई मतलब है। जैसे ही स्विच को चालू करोगे, अगर इसकी रिक्वायरमेंट वोल्टेजेस ओके हैं सर्किट का, तो स्विच को चालू करते ही इसका प्राइमरी सेक्शन चालू हो जाता है। क्योंकि इसके प्राइमरी सेक्शन में ही इन्होंने ड्राइवर सेक्शन को लगा रखा है और यहाँ पे जो यूज़ की है एक 6805 आईसी यूज़ की है जो कि टोटल 10 पिन की होती है। ये फीडबैक के अकॉर्डिंग काम करती है। जब आप चार्जर में एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो लाइन फिल्टर सर्किट से होते हुए ब्रिज को जाएगा। ब्रिज कैपेसिटर मिलके 300 प्लस डीसी बनाएंगे और 300 प्लस डीसी वोल्ट बूस्ट सर्किट को दिया जाएगा और फिर उसके बाद एमएफसी को दिया जाएगा। एमएफसी के बाद पीडब्ल्यूएम सर्किट को वोल्टेज पहुंचाया जाता है। अदर चार्जर में आपने देखा होगा कि जो एमएफसी होता है वो हमेशा ब्रिज से कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्रिज से कनेक्ट ना करके इन्होंने पीडब्ल्यूएम मॉसफेट के द्वारा कनेक्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे पीएफसी सर्किट का यूज़ किया जाता है। लोड को स्मूथ चलाने के लिए इन्होंने पीएफसी सर्किट का यूज़ किया है। पीएफसी सर्किट क्या होता है, तो बेसिक फंडामेंटल में हम लोग जानते हैं, वोल्टेज एम्पियर को एक साथ पास कराने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम उस पर डिस्कस ना करके हम अपने चार्जर पे आते हैं। तो इसमें जैसे ही स्विच चालू करते हैं आईसी को बीसीसी वोल्टेज मिलता है। आईसी ऑन होगी, सबसे पहले वो एमएफसी के वोल्टेज को रीड करती है कि एमएफसी के पास कितना वोल्टेज है। जब उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज कम है तो वोल्टेज लेवल बढ़ाने के लिए वो सबसे पहले बूस्ट सर्किट को चालू करती है। इस आईसी के दो आउटपुट होते हैं। एक पिन नंबर 9 होता है जो बूस्ट ड्राइवर सर्किट के लिए पीएफसी पल्स आउट करता है और पिन नंबर 10 होता है वो पीडब्ल्यूएम को चालू करने के लिए, ड्राइवर सेक्शन को चालू करने के लिए पीडब्ल्यूएम पल्स आउट करता है। तो इस आईसी के दो आउटपुट होते हैं। ये अपने फीडबैक के अकॉर्डिंग खुद ही ट्रिगर होती है। मतलब ऑन होगी, 5 नंबर को चेक करेगी, 5 नंबर पे कितना वोल्टेज है उसके हिसाब से क्या करती है कि ये पीएफसी सर्किट को, पीडब्ल्यूएम सर्किट को चालू करती है। लेकिन इस आईसी के कुछ रिक्वायरमेंट वोल्टेज होते हैं। सबसे पहले हमें उस रिक्वायर्ड वोल्टेज को पूरा करना होगा कि आईसी को वर्क करने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज की ज़रूरत होगी। ठीक है ना। तो आज सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस डेड चार्जर में अगर प्राइमरी सर्किट की प्रॉब्लम आती है तो कहाँ कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एसी लाइन का सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वैल्यू चेक करना होता है। ऑलरेडी यहाँ पे फ्यूज भी ख़राब था, उसको चेंज किया गया है। तो मल्टीमीटर को क्या करेंगे, डायोड रेंज पे सेट करेंगे और एक वायर हम लगाएंगे लाइन पे। देखो, अपोजिट लगाओगे तो आपको यहाँ पे पता चलता है। ये है आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल पे हमने लगाया रेड प्रो और ये है लाइन, लाइन पे लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आकर एक जाना चाहिए एक पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वैल्यू आकर चला गया है। इसका मतलब ये होता है कि लाइन न्यूट्रल की सप्लाई ब्रिज तक होके
यानी ब्रिज में या इसके लाइन न्यूट्रल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं कोई वैल्यू नहीं आता है तो इसका मतलब लाइन की सप्लाई मिसिंग है, ब्रिज से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आपको क्या करना होता है कि लाइन की सप्लाई को चेक करना होता है, कहाँ से ब्रेक होता है। ज़्यादातर फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ ओपन हो जाने की वजह से लाइन की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है ब्रिज से। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू शो करके उसी वैल्यू पे स्टेबल होता है तो इसका मतलब वो बताता है शॉर्टिंग का, कि आपके सर्किट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। लेकिन लाइन न्यूट्रल शॉर्ट नहीं होता है। कभी कभार होता है कि एमओवी अगर आपका फटा हुआ है तो उससे पता चल जाता है कि एमओवी शॉर्ट है, ख़राब है, आप एमओवी को चेंज कर देंगे। लेकिन अगर लाइन न्यूट्रल को चेक करने पे यहाँ पे कुछ वैल्यू शो करके उसी वैल्यू पे स्टेबल है तो इसका मतलब ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट बता रहा है आगे वाली सर्किट का। अब यहाँ पे वैल्यू दो तरीके से आता है। एक तो आएगा 1000+, इसका मतलब वो कह रहा है कि ब्रिज के आगे कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। और एक आता है 500+, अगर 500+ आता है तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिज आपका शॉर्ट है। 1000+ आगे की सप्लाई शॉर्ट है ब्रिज के आगे की, अगर 500+ आता है तो इसका मतलब ब्रिज आपका शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आकर चला गया, इसका मतलब ब्रिज तक लाइन न्यूट्रल की सप्लाई है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना होता है, ब्रिज को चेक करना होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट पे हम लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आता है, तो अपोजिट वायर लगाएंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब इसके आगे की सप्लाई ओके। ब्रिज के फर्स्ट एंड लास्ट को चेक करने का मतलब है कि इसके आगे जो जो सेक्शन जुड़े हुए हैं ब्रिज से कनेक्टेड हैं वो आपके क्या हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए 400+ सर्किट ओके है, ए बी डायोड ओके है, ए बी ओके है, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से ब्रिज को हमें चेक करना होता है। वरना कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर का डायोड शॉर्ट होता है, आप पहले लास्ट को चेक करके चले जाते हैं, जैसे ही सीरीज सप्लाई देते हैं तो बल्ब आपका फुल ग्लो हो जाता है। अगर सीरीज सप्लाई देते ही बल्ब फुल ग्लो हो रहा है इसका मतलब ब्रिज आपका शॉर्ट माना जाता है, यानी ब्रिज में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। आप प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे होता है बूस्ट मॉसफेट का यूज़ किया है, वैसे ये नॉर्मल मॉसफेट होता है लेकिन बूस्ट सर्किट पे लगने के बाद क्या कहलाता है, बूस्ट मॉसफेट कहलाता है। तो इसको हमें चेक करना है, पावर डायोड को, नॉर्मल डायोड को भी चेक करना होगा, क्योंकि डेड कंडीशन है। इनमें से कोई भी सर्किट अगर ख़राब होगी तब भी चार्जर आपका डेड कंडीशन में रहेगा। तो सबसे पहले गेट टू सोर्स वैल्यू आया, एक साइड थोड़ा सा हाई वैल्यू होना चाहिए, सही है, इसका मतलब बूस्ट मॉसफेट भी आपका ओके। पावर डायोड को अगर आप चेक करेंगे एनोड कैथोड तो यहाँ पे ए बी वैल्यू आपको दिखा रहा है तो ए बी आपका ओके। इधर आपका एक नॉर्मल डायोड लगा होता है, इसको भी चेक कर ले, ए बी ओके। PWM मॉसफेट को चेक करेंगे, दोनों मॉसफेट का गेट टू सोर्स वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 600, ए बी 600 अप्रॉक्स सही है। इधर वायर को हम चेंज करेंगे 500, 500, इसका मतलब क्या है कि PWM सेक्शन भी हमारा ओके, मतलब यहाँ पे कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, ठीक है ना। और चार्जर हमारा फिर भी डेड कंडीशन में है। एक बार हम आपको चेक कराते हैं, सप्लाई को हम सीरीज में सबसे पहले कनेक्शन देंगे और यहाँ पे सारी एलईडी लगी है, इससे हमें पता चल जाएगा। बल्ब एक बार जल के बुझ जाना चाहिए, बल्ब ऑन हुआ, बंद हुआ। स्विच हमारा ये लगा हुआ है, स्विच को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चालू करेंगे, ठीक है। स्विच को चालू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एलईडी ऑन नहीं हो रही, क्योंकि अगर प्राइमरी सर्किट ओके होगा तो जैसे ही स्विच को चालू करेंगे तो ये एलईडी आपकी ग्लो हो जाएगी, मतलब पता चल जाएगा कि आपका सर्किट चालू है, प्राइमरी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें फॉल्ट एलईडी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, रिपेयरिंग करना होता है। तो अभी देखेंगे हमने सप्लाई दे रखा है, एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेजेस हमारे बन रहे हैं कि नहीं। तो ब्रिज पे चेक कर लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज आपका बन रहा है। और आगे की अगर वोल्टेजेस हम चेक करेंगे तो बूस्ट मॉसफेट के ड्रेन पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है। PWM मॉसफेट के ड्रेन पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज है, यानी MFC के पास भी क्या है, वोल्टेज है। तो इसका मतलब वोल्टेज तो हमारे बन रहे हैं, लेकिन स्विच को चालू करने पे वोल्टेज, और अगर कोई भी एलईडी नहीं जल रही है तो इसका मतलब है कि प्राइमरी सर्किट चालू नहीं हो रहा है, यानी प्राइमरी सर्किट में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। बल्ब को डिस्चार्ज कर। तो अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि प्राइमरी सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो प्राइमरी सर्किट को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राइमरी सर्किट में कौन कौन से वोल्टेजेस बनाए जाते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंस है।
देखो हमने बताया था शुरू में कि इसके प्राइमरी सर्किट को चालू करने का काम स्विच करता है। तो स्विच को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। अब इसके 3 मॉडल हैं। ईस्टमैन माइक्रोटेक में आपको 17 वोल्ट देखने को मिलेगा और बोल्ट्जमैन में आपको 14 वोल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि 14 वहाँ पे 24 वोल्ट की जगह 21 वोल्ट बनाया जाता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वही होता है, सब कुछ वही होता है, वहाँ पे वोल्टेज कम है। तो देखिए ये आपका ब्रिज से पॉजिटिव से सप्लाई निकलती है। सबसे पहले कॉइल को आएगी, ये बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल के द्वारा एक जंपर के द्वारा सप्लाई कहाँ पे आएगी? बूस्ट मॉसफेट के ड्रेन पे आएगी और यही सप्लाई पावर डायोड के एनोड पे जाएगा और कैथोड से ये कहाँ पे जुड़ जाएगा? एमएफसी के पॉजिटिव से। इसी तरीके से इसी सप्लाई को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एनटीसी लगा होता है। एनटीसी क्या करता है? वोल्टेज को पास करेगा और यहाँ पे लगा हुआ है एक नॉर्मल डायोड। ये नॉर्मल डायोड का एनोड है, ये कैथोड किससे जुड़ा होगा? एमएफसी के पॉजिटिव से। जब ब्रिज से आपका यहाँ पे 300 प्लस बनता है एक कैपेसिटर के द्वारा, क्योंकि ब्रिज अनप्योर डीसी पास करेगा, कैपेसिटर उसको प्योर करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो 300 प्लस डीसी बनता है, इसी 300 प्लस डीसी वोल्ट से स्विच को और 6805 आईसी को वर्क करने के लिए वोल्टेजेस दिए जाते हैं। यानी इन सर्किट को चालू करने के लिए ब्रिज के ही वोल्टेज से कुछ वोल्टेज बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो वोल्टेज होता है R34 R29, ये दोनों रजिस्टर मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं? 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट की जो सप्लाई होती है एक जंपर के द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे है Z5 जेनर। ये आपका क्या होता है कि 12 वोल्ट का जेनर होता है और इसका पोजीशन नंबर दिया है Z5। इसका कैथोड जो जुड़ा होता है एक रजिस्टर के द्वारा जुड़ा होता है और इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल जुड़ा होता है आईसी के पिन नंबर 2 से। जहाँ पे हमें जब स्विच हमारा बंद होगा, ऑफ होगा, तो पिन नंबर 2 पे हमें 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा? 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आईसी रन करेगी तो ये जेनर आपका काम करेगा। जब तक इस जेनर पे लोड नहीं होता है, जब तक ये जेनर वर्क नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होते हुए पिन नंबर 2 पे दी जाती है। अब उसके बाद जो यहाँ पे 3 रजिस्टर लगे हैं, R26 R24 R25, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तीनों रजिस्टर इस 300 प्लस डीसी से कितना वोल्टेज बनाते हैं? 24 वोल्ट बनाते हैं। कितना वोल्ट बनाएंगे? 24 वोल्ट। और ये 24 वोल्ट की सप्लाई जाती है स्विच को ट्रिगर करने के लिए, स्विच को 17 वोल्ट पहुंचाने के लिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ये जो 24 वोल्ट होगा ये स्विच का स्टार्टिंग वोल्टेज होगा। देखो इसको 2 वोल्टेज दिए जाते हैं, एक स्टार्टिंग वोल्टेज यहाँ से दिया जाएगा और एक रनिंग वोल्टेज इस मेन ट्रांसफार्मर के फीडबैक वाइंडिंग से दिया जाएगा। यहाँ पे ये मेन ट्रांसफार्मर का क्या है? फीडबैक वाइंडिंग। तो ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है। अब इसी के कलेक्टर में, क्योंकि बेस को चालू करना है, बेस को चालू करने के लिए कोई आईसी का यूज नहीं है, तो इसी के कलेक्टर में एक रजिस्टर लगा देंगे R32। तो जब इसके कलेक्टर पे 24 वोल्ट दिया जाएगा तो ये रजिस्टर अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज ट्रांजिस्टर के बेस को देगा। अब ये 10K का रजिस्टर हो सकता है ना? तो ये कितना वोल्टेज मान लेते हैं कि ये 20 वोल्टेज पास करेगा, लेकिन हमें स्विच को वर्क करने के लिए कितना वोल्टेज देना है? 17 वोल्ट देना है, क्योंकि 20 वोल्ट अगर देंगे तो स्विच चालू करोगे तो वो 20 वोल्ट पास करेगा, आगे वाली सर्किट आपकी खराब हो सकती है। तो अब इस चीज को फिक्स करने के लिए इस ट्रांजिस्टर के बेस में एक आपका 17 वोल्ट का क्या लगाया जाता है? जेनर लगाया जाता है। जैसे इसका पोजीशन नंबर दिया है Z3, इसका एक टर्मिनल जुड़ा है इसके बेस से, तो ये क्या करेगा? जैसे रजिस्टर यहाँ पे वोल्टेज पास करेगा, जेनर इनका यहाँ पे वर्क करेगा, बाकी वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा और बेस पे कितना फिक्स कर देगा? 17 वोल्ट। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की खासियत है कि अगर उसके बेस पे वोल्टेज फिक्स है तो हम कलेक्टर में से उतने वोल्टेज को पास करा सकते हैं। तो ये क्या करेगा? 17 वोल्ट जैसे फिक्स हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का बेस चालू हो जाएगा और ये 24 में से 17 वोल्ट पास कर देगा। कहाँ पे दे देगा? स्विच को दे देगा। ये स्विच का क्या होता है? एक टर्मिनल होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे 2-3 रजिस्टर और लगे, R36 R35 R37, और ये रजिस्टर भी क्या होते हैं? 300 प्लस डीसी से यहाँ पे 2.4 वोल्ट बनाएंगे। ये 2.4 वोल्टेज कब मिलेगा? जब स्विच आपका ऑफ है। स्विच जब आपका ऑन होगा तो यहाँ पे रनिंग वोल्टेज मिलेगा 9 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि जब इस सर्किट पे लोड पड़ेगा तो ये रजिस्टर क्या करेंगे? अपने रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना वोल्टेज बनाएंगे? 9 वोल्ट बनाएंगे। अब ये जो 2.4 वोल्ट बनता है ये इस आईसी के पिन नंबर 7 के लिए होता है। यहाँ से देखेंगे तो उसका एक रजिस्टर लगा होता है R45,
और यहाँ पे एक D17 डायोड लगा होता है, ये एनोड से कैथोड वोल्टेज को पास करता है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर और यहाँ पे Z4 जेनर यानी एक जेनर का यूज़ किया है जो कि 9.1 वोल्ट का जेनर होता है। तो अगर यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये जेनर क्या करेगा, बाकी वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा और पिन नंबर 7 को रन करने के लिए कितना वोल्टेज देगा, 9 वोल्ट। लेकिन जब स्विच ऑफ रहेगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 2.0 या 1.98 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। ये आईसी की रिक्वायरमेंट और ये स्विच को चालू करने की वोल्टेज होती है। जब तक अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज की प्रॉब्लम होगी तो स्विच आपका काम नहीं करेगा। इसमें 17 वोल्ट ड्रॉपेज की प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा आती है कि जब स्विच बंद रहेगा सारे वोल्टेज वर्किंग में रहेंगे, लेकिन जैसे ही आईसी को रन किया जाएगा जिस सर्किट की प्रॉब्लम होगी वो वोल्टेज को क्या करेगी, फ्लक्चुएशन मोड में लेके जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे वोल्टेज कि जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, एमएफसी का भी फीडबैक इसने लिया है। इस आईसी का पिन नंबर 5 जो होता है वो एमएफसी के फीडबैक सर्किट से जुड़ा होता है। देखो यहाँ पे एमएफसी है, यहाँ पे 3 रजिस्टर को लगाकर यहाँ पे वोल्टेज बनाई जाती है। वैसे जब आपका एमपीएफसी सर्किट वर्क कर जाएगा तो यहाँ पे 2.4 मिलेगा और आईसी के पिन नंबर 5 पे 2.4 मिलेगा। लेकिन अभी स्विच जब बंद रहेगा तो यहाँ पे भी वही वोल्टेज मिलेगा जो पिन नंबर 7 पे वोल्टेज होता है, वही वोल्टेज, सेम वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा। यानी 1.98 के करीब वोल्टेज या 2.0 के करीब वोल्टेज मिलेगा जो आईसी के पिन नंबर 5 पे दिया जाएगा। ये इसी वोल्टेज के द्वारा आईसी क्या करती है, इस प्राइमरी सर्किट को चालू करती है। अगर इस सर्किट में प्रॉब्लम आ जाएगा तो आईसी आपकी वर्क नहीं करेगी। समझ में आ गया। तो ये रिक्वायरमेंट वोल्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं वोल्टेज को चेक करेंगे सप्लाई देकर कि ये सारे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अभी स्विच हमारा ऑफ है, अभी हमने ऑन नहीं किया है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रिज की वोल्टेज चेक करना है तो एक बार हम ब्रिज के माइनस पे या एमएफसी के माइनस पे रखेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कितना है जी, सही है वोल्टेज। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना बनेगा आपका, 15 वोल्ट। और ये जंपर के द्वारा भी 15 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, आईसी के यहाँ पे जो Z4 जेनर लगा है, Z5 इस पे गया। अब ये रजिस्टर है ना। अब ये रजिस्टर, अभी ये सर्किट रनिंग में नहीं है क्योंकि आगे सर्किट वर्क नहीं कर रही है। तो ये क्या करेगा, 0.8 वोल्टेज पास कर देगा। तो यहाँ पे बनेगा 0.8 वोल्ट और ये चला जाएगा आईसी के पिन नंबर 2 पे। तो जब स्विच बंद है तो आईसी के पिन नंबर 2 पे कितना मिलेगा, 0.8। अब सवाल ये भी आता है कि 15 वोल्ट का, अगर 12 वोल्ट का जेनर लगा है तो यहाँ पे 3 वोल्ट या 2 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। लेकिन जेनर कब काम करेगा, जब जेनर के सर्किट पे लोड होगा। और जब तक जेनर के सर्किट पे लोड नहीं होगा, जब तक जेनर नहीं काम करेगा, जेनर क्या करेगा, पूरा का पूरा वोल्टेज पास करवा देगा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे 15 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पे 0.8 दिखा रहा है। जैसे आईसी रन करेगी ये सर्किट एक्टिव होगा और यहाँ पे हमें 2 वोल्ट के करीब या 1.23 वोल्ट के करीब यहाँ पे हमें वोल्टेज देखने को मिलता है रनिंग। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो वोल्टेज बनाया जाता है वो 24 वोल्ट की सप्लाई होती है ना। तो यहाँ पे एक बार हम माइनस पे लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट की जगह हमें कितना मिल रहा है, 3.4 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 24 वोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन अभी मिल कितना रहा है, 3.4 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि फॉल्ट इसी में हो सकता है क्योंकि 24 वोल्ट की जगह अगर आपका 3.4 वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब फॉल्ट इसी सर्किट में है। अब फॉल्ट दो हो सकता है, या तो इनमें से कोई रजिस्टर अपनी रजिस्टेंस को बढ़ा लिया। पहला तो यही कंडीशन हो सकता है ना कि भाई यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं, अगर कोई रजिस्टर अपनी वैल्यू को बढ़ा लेगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम कर देगा। समझ में आ रहा है ना। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इसके आगे वाली सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है, या आगे वाली सर्किट में प्रॉब्लम है या इन तीनों रजिस्टर में से कोई रजिस्टर अपने रजिस्टेंस को बढ़ा लिया है। फॉल्ट तो ये कह रहा है। अगर ये रजिस्टर ओके होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होने का सवाल क्या होता है कि आगे कोई ऐसा कंपोनेंट्स लगा है जो पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो गया है। ऐसा भी होता है, देखो सर्किट में शॉर्टिंग का मतलब दो होता है। आपके पास दो आएंगे, एक तो होगा वोल्टेज का ड्रॉप करना, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सीधा बोला है कोई ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ है जिसका दो पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गए। आईसी आपकी, अभी हमें आईसी को 24 वोल्ट, आईसी को 24 वोल्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो आईसी का थोड़ी ना है। आईसी को हम खराब थोड़ी ना मानेंगे कि आईसी खराब है तो आईसी को चेंज करो। ये तो 24 वोल्ट सप्लाई की फॉल्ट है। तो पहला फॉल्ट क्या देखने को मिलता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है।
अब वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट ऐसा लगा हुआ है उस सर्किट में जो वोल्टेज को ड्रॉप करवा रहा है, या कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसका दो टर्मिनल हैं जो आपस में कनेक्ट है। क्योंकि वोल्टेज एक जीरो बनता है, जीरो का मतलब शॉर्टिंग का मतलब होता है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे जीरो आता तो ये कहा जाता है कि इसके आगे वाली सर्किट कोई कंपोनेंट लगा है जो शॉर्ट हो गया। आगे वाली सर्किट में अगर इसके देखेंगे ना तो पैरेलल कंपोनेंट्स नहीं लगा है, सारे सीरीज लगे हैं। देखो कलेक्टर क्या है, सीरीज है, पॉजिटिव है। ये जो रजिस्टर लगा है कलेक्टर बेस में, ये भी क्या है आपका सीरीज है, तो रजिस्टर तो शॉर्ट नहीं होगा। अगर वोल्टेज यहाँ पे कम आ रहा है तो इसका मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कंपोनेंट का दो टर्मिनल आपस में जुड़ गया है। अब जुड़ने का सवाल यही हो सकता है ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को चेक करेंगे कि रजिस्टर आपके जितने ओम के लगे हैं उतना ओम हमें मिलना चाहिए। 75 के 3 रजिस्टर लगे हुए है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर को चेक करते हैं। देखो इसके लिए मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करेंगे, है ना। कितना है जी, 72 73 सही है ना। ये वाला ये भी सही है 73, ये भी सही है, रजिस्टर सही है हमारा। इसका मतलब यह है कि आगे वाले सर्किट में प्रॉब्लम होगी। तो देखो ध्यान से 24 वोल्ट निकला, 24 वोल्ट कहाँ पे गया, कलेक्टर को गया ना। रनिंग वोल्टेज यहाँ से कब मिलेगा, फीडबैक से, जब आपका ट्रांसफार्मर चालू होगा। अभी तो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज पहुँचाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये 24 वोल्ट डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, इसके कलेक्टर पे। तो हो सकता है कि ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट हो। तो एक बार हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को डायोड मोड पे चेक करेंगे। अब ये बीच वाला देखो, ये टर्मिनल कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। एमीटर स्विच से जुड़ा होता है, कलेक्टर 24 वोल्ट से जुड़ा होता है, बेस जेनर से जुड़ा होता है। तो रेड वायर को हम रखेंगे कहाँ पे, ट्रांजिस्टर के बेस पे, और हम चेक करेंगे 600 500 प्लस वैल्यू आना चाहिए ना जी। तो यहाँ पे देखेंगे 111। कलेक्टर को चेक करते ही वो बताया, देखो कंप्लीट शॉर्ट नहीं हो पाया है। एक होता है कंप्लीट शॉर्ट करना, बीप साउंड देना, और एक होता है हाफ शॉर्ट होना। क्योंकि ये हाफ शॉर्ट है, कुछ रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है बट ये शॉर्ट है। अब दूसरे टर्मिनल को हम चेक करेंगे, यानी एमीटर को चेक करेंगे। यहां पे चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, तो ये वाला जो डायोड, क्योंकि ट्रांजिस्टर में दो डायोड होता है, एक रिवर्स होता है, एक फॉरवर्ड होता है। तो एक डायोड तो इसमें शॉर्ट है, एक डायोड का डिप्लेशन लेयर मतलब टूट चुका है। क्योंकि जब डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा तो डायोड क्या करता है, अपने ही वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। कभी भी किसी भी सर्किट पे अगर वैल्यू आपको ड्रॉप देखने को मिले तो ज्यादातर चांस होता है डायोड, क्योंकि डायोड का जब डिप्लेशन लेयर खुल जाता है तो वो क्या करता है, अपने ही वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, जब बेस पे और एमीटर चेक करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है। और जब बेस कलेक्टर को चेक कर रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है, वैल्यू को ड्रॉप कर रहा है। अगर हम मल्टीमीटर को बीप पे रखें और फिर चेक करें तो ये बीप साउंड दे रहा है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर बीप साउंड नहीं देना चाहिए, है ना जी। तो यहाँ पे देखेंगे ये बीप साउंड दे रहा है, तो ये डायोड शॉर्ट है, बीप, क्योंकि ये शॉर्ट है कंप्लीट तो इसलिए बीप साउंड दे रहा है। अब अगर कलेक्टर को चेक करेंगे तो देखो वैल्यू दिखा रहा है 80 ओम दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि कंप्लीट हमारा डायोड शॉर्ट नहीं है बट शॉर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि फॉल्ट इस ट्रांजिस्टर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को निकालेंगे। समझ में आ गया। देखिए अब हमने क्या किया है, ट्रांजिस्टर को यहाँ से निकाल दिया है। देखिए ये ट्रांजिस्टर होता है PN 2222N, यानी NPN ट्रांजिस्टर होता है। तो इसको बाहर से भी हम फिजिकली क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बाहर से ये क्या दिखा रहा है। तो वही प्रोसेस एक बार बाहर कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है कि सर्किट में प्रॉब्लम हो, है ना। तो मल्टीमीटर को फिर से हम कहाँ पे रखेंगे, डायोड मोड पे, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे, इसको बीच वाले पे लगाएंगे रेड, और इसको चेक करेंगे। देखो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, जीरो, इसका मतलब शॉर्ट है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये शॉर्ट है। इधर चेक करेंगे तो आपका वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर क्या है, शॉर्ट है। अब हमने यहाँ पे निकाल दिया है, एक बार हम सप्लाई देकर चेक करते हैं कि क्या 24 वोल्ट फिक्स हुआ कि नहीं, है ना। 24 वोल्ट तो देखना पड़ेगा हमें। अभी क्लीनर से क्लीन कर लेंगे, चालू करो। ठीक है, तो एक वायर माइनस पे लगाएंगे, ओ ब्रिज के माइनस पे या MFC के माइनस पे,
और यहाँ पे चेक करेंगे 10 वोल्ट है, अभी भी 10 वोल्ट हमारा दिखा रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए 24 वोल्ट। इसका मतलब कहीं और भी फॉल्ट हो सकता है। पहले ब्रिज का चेक कर लेते हैं, ब्रिज सही है हमारा, तो इसका मतलब यहाँ पे 24 वोल्ट फिक्स होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे ये जो रजिस्टर लगा हुआ है 3.9, अभी भी यहाँ पे कितना दिखा रहा है, इधर 10 वोल्ट है, इधर 3.9, इसका जेनर भी ख़राब हो सकता है। समझ में आ रहा, बंद कर देना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर दूसरा लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे, ओके वाला। देखो ये है ट्रांजिस्टर हमारा, हमने दूसरा निकाला है। एक बार फिजिकली हम आपको यहाँ पे चेक करा देते हैं। कभी भी कोई कंपोनेंट्स लगाओ तो फिजिकली आपको चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। रेड वायर को आप लगाएंगे बेस पे, ब्लैक वायर से चेक करेंगे तो 600 प्लस वैल्यू आना चाहिए आपका। 700 नहीं दिख रहा है, इधर भी 700, मतलब ट्रांजिस्टर हमारा ओके है ना। तो अभी हमें क्या करना है, ट्रांजिस्टर को लगाना है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या कर दिया होल, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को लगाएंगे। देखो हो सकता है कि वोल्टेज अभी ड्रॉप कर रहा है, ट्रांजिस्टर ना लगाए हो, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो देखो डायरेक्शन को देख के लगाना है, नहीं तो इसमें भी उल्टा सीधा होता है, उल्टा नहीं लगाना है। यहाँ पे देखेंगे ना, थोड़ा इधर आना, यहाँ पे देखो मार्किंग बना होता है राउंड वाला, है ना, बना है ना, तो इसका मतलब ये ऐसे लगेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको रिसोल्व करेंगे, फ्लक्स पेज लगा के रिसोल्व कीजिएगा, फिनिशिंग अच्छी आती है। क्या कहा है, चलो देखो अभी हमने ट्रांजिस्टर को लगा दिया है यहाँ पे। एक बार हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्रांजिस्टर को, ठीक है ना, कि सर्किट पे लगने के बाद ट्रांजिस्टर ओके दिख रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ही रखेंगे। रेड वायर को हम लगाएंगे ट्रांजिस्टर के बेस पे, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको चेक करेंगे, वैल्यू आ गया। और इधर भी देखेंगे क्या है, वैल्यू आ गया ना। तो अभी तो ट्रांजिस्टर ओके हो गया। एक बार हम क्या करेंगे, 24 वोल्ट को चेक करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। और यहाँ पे चेक करेंगे पहले 300 प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 24 वोल्ट चेक करेंगे, तो अभी हमारे पास कितना बन रहा है, 12 वोल्ट। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 24 वोल्ट, है ना, लेकिन यहाँ पे बन कितना रहा है, 12 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं और भी फॉल्ट है। देखो अब तो ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया है, रजिस्टर की हो सकती है, ये जो रजिस्टर लगा है हो सकता है कि ये अपना रजिस्टेंस बढ़ा दिया, लेकिन डायरेक्ट सप्लाई हमारी यहाँ पे दी जाती है, कलेक्टर पे दी जाती है, लेकिन अभी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को चेक करेंगे यहाँ पे कि कौन कितना वोल्टेज पास कर रहा है। यहाँ पे सही वोल्टेज है, ये भी सही है, सही 9, यहाँ पे 12 वोल्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये रजिस्टर भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन रजिस्टर तो हमने शुरू में चेक किया था, रजिस्टर तो हमारे सारे ओके थे। 24 वोल्ट की सप्लाई केवल हमारी यहाँ पे आती है, बाकी तो कहीं जाती नहीं। ट्रांजिस्टर को हमने लगा दिया है, सेम लगा दिया है, ट्रांजिस्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब था, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, कम दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जेनर को उठाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जेनर ख़राब होने की वजह से ये फॉल्ट दिखा रहा हो। बंद करिए, ऐसा होता है क्योंकि जेनर अगर ख़राब होगा तो ज़्यादातर वोल्टेज क्या कर रहा होगा, मार दो से, ठीक है ना। तो जेनर का एक लेग हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। अब फिर से हम सप्लाई को चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 63 वोल्ट आ गया। इसका मतलब जेनर आपका क्या था, ख़राब था। अभी यहाँ पे वोल्टेज लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब जेनर को उठाते ही यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया। जब तक जेनर लगा था, जब तक वोल्टेज ड्रॉप था, इसका मतलब ये जेनर भी हमारा 17 वोल्ट वाला ख़राब है।
अभी ये वोल्टेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि बेस में भी हमने लोड नहीं लगाया, मतलब जेनर नहीं लगाया, इसलिए ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 17 वोल्ट जेनर को चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये भी इस तरीके से भी फॉल्ट पकड़ा जा सकता है। आप इसको बाहर से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर एनोड कैथोड लगाएंगे तो 400 प्लस वैल्यू आता है ना। एक बार चेक करके दिखाएं जेनर कैसे खराब पता करते हैं। देखो डायोड मोड पे सेट करो, पता रहना चाहिए कि जब सर्किट से बाहर निकलेगा तो कैसे चेक होता है, क्या चीज़ बताएगा। पकड़ लो बीच में कोई, देखो यहाँ पे कितना 2600 दिखा रहा है, रहने दो, हाँ पकड़ लो। देखो 400 प्लस या 500 प्लस वैल्यू होता है, यहाँ पे देखो 2600 दिखा रहा है, लीकेज कंडीशन बता रहा है। प्रोब को अगर चेंज करेंगे हम, देखो सेम बता रहा है ना, खराब बता रहा है। इसका मतलब ये जेनर क्या है, खराब है, लीक कर गया, इसीलिए ज़्यादातर वोल्टेज को वो ड्रॉप मार रहा था, तो इसकी वजह से वोल्टेज हमारा कम हो जा रहा था। समझ में आया ना? तो ये भी जेनर हमारा खराब था। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा जेनर 17 वोल्ट का हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है ना, दूसरे बोर्ड से निकालेंगे। कैथोड का हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, कि वैसे तो पता कर लेंगे आप लोग भी। तो ये जेनर है ना, देखो संभाल के निकालना इसको, फ्लक्स पेस्ट लगा दो अगर तकलीफ दे तो। ठीक है ना, तो अब हमने यहाँ पे जेनर ले लिया है 17 वोल्ट का, तो हम क्या करेंगे, जेनर को यहाँ पे फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे हम एसएमडी इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका लेयर फूल जाता है, इसलिए एसएमडी का यूज़ नहीं करना। जब भी यूज़ करना तो आयरन का यूज़ करना है, इस चार्जर के लिए स्पेशली। और जैसे आपके लोकल चार्जर होते हैं उनमें एसएमडी का यूज़ जल्दी नहीं किया जाता, क्योंकि लेयर इसके क्या होते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा सोल्डर लगा देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार जेनर सर्किट पे लगा हुआ है तो एक बार हम चेक कर लेंगे। ये एनोड है, ये कैथोड है, सही है, 600 आ गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, फिर से सप्लाई को चालू करेंगे। ठीक है ना, तो अब फिर से 24 वोल्ट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। 24 वोल्ट फिक्स हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, 17 वोल्ट चेक करेंगे स्विच के लिए। तो यहाँ पे बेस पे देखो 17 वोल्ट होगा है, तो एमीटर में भी 17 वोल्ट है, 17 वोल्ट हमारा हो गया फिक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, स्विच को चालू कर सकते हैं, क्योंकि 17 वोल्ट। और अच्छा, बाकी वोल्टेज हम एक बार चेक करा देते हैं। देखो हाँ, एमएफसी का भी चेक करा देते हैं उसका। यहाँ पे लगाएंगे, देखो पिन नंबर 5 पे 2 वोल्ट के करीब होना चाहिए, पिन नंबर 2 पे 0.8, ये स्विच ऑफ कंडीशन है। और पिन नंबर 7 पे आपका वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। अगर सेंसिंग वोल्टेज देखना है तो इसके स्विच के इस टर्मिनल पे चेक करेंगे, 1.2 सेंसिंग वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब आगे वाली सर्किट ओके है, मतलब ये भी एक तरीका होता है। देखो अब हम क्या करेंगे, स्विच को चालू करेंगे, सीरीज में ही कनेक्शन देंगे। सीरीज में लगाओ, सीरीज में लगाओ। स्विच अभी हमारा बंद था, देखिए बल्ब हमारा जल गया, और यहाँ पे देखें एलईडी भी ब्लिंक हो गई। पहले जब हम सीरीज में दे रहे तो यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा था। अभी क्या है, 17 वोल्ट। अभी देखो रनिंग वोल्टेज अगर हम चेक कराएं आपको, सीरीज में लगा इसलिए बल्ब वो ब्लिंक कर रहा है। समझ में आ गया? देखो रनिंग वोल्टेज चेक करना है आईसी का, तो देखो पिन नंबर 2 पे कितना वोल्ट होना चाहिए। देखो ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बंद चालू हो रही है सर्किट हमारी। यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट है ना, और 7 नंबर पे देखेंगे 9 वोल्ट के करीब, 8 वोल्ट के करीब है। क्लियर ना? तो ये सारे वोल्टेज ओके हैं। अगर एमएफसी के वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे 370, पीएफसी सर्किट काम कर जाता है, देखो 387 के करीब पहुँचा था। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट लगाएंगे और चेक करेंगे कि सर्किट हमारा प्राइमरी चालू हुआ कि नहीं, क्योंकि इसका स्विच चालू करते ही प्राइमरी सर्किट ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, बल्ब देखो अभी हमारा स्टेबल हो गया। फॉल्ट एलईडी प्लस 50%, 25% एलईडी ब्लिंक कर रही है, यानी कह रहा है कि बैटरी अभी आपके चार्जर में नहीं लगी। अब हम क्या करेंगे, पहले पीएफसी का वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 370-80 के करीब होना चाहिए, 372। इसका मतलब प्राइमरी सर्किट टोटली आपका ओके हो चुका है। अब अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें चार्जिंग वोल्टेज भी देखने को मिलेगा। ये बैटरी का माइनस है, रिले पे लगाएंगे, 150 वोल्ट आउट कर रहा है, बंद करो। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आउट कर रहा है, 150 वोल्ट आउट कर रहा है, बंद करना, एक बार चालू करना। देखो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो कितना वोल्ट, 150 वोल्ट मिल रहा है। ये बैटरी का माइनस है, ये रिले स्विच है, ये रिले स्विच है, वोल्टेज ज़्यादा है ना।
इसका मतलब प्रॉब्लम है। बंद करो। हमने शुरू में ही बताया था इसको डिस्चार्ज मार दो। ये कैपेसिटर ख़राब है ना, उसको निकालते हैं और चेंज करते हैं। बस बस, बैटरी बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, अब तो उड़ गया होता। देखो ये दोनों कैपेसिटर गायब हैं, है ना। कैपेसिटर क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आउट कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा कैपेसिटर क्या हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। कभी भी अगर ईस्टमैन माइक्रोटेक के चार्जर आए ना आप लोगों के पास और वोल्टेज आउटपुट ज़्यादा दे, TL431 के रेफरेंस को चेक कर लेना, फॉल्ट पता चल जाएगा। नहीं तो बार बार वो कैपेसिटर को उड़ाओगे आप, जैसे ही चेंज करोगे सप्लाई चालू करोगे तुरंत उड़ा देगा। क्योंकि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 100 वोल्ट तक है, वो 100 वोल्ट झेल सकता है। और 151 मतलब उस 50 वोल्ट ज़्यादा दे रहा है तो कैपेसिटर खराब होगा। तो कभी भी अगर आपके पास सर्किट आवे तो सबसे बेस्ट तरीका है कि TL431 के रेफरेंस को चेक करो। यहाँ पे देखो जला हुआ लग रहा है, जला है ना, ये TL431 में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो हम मल्टीमीटर को बीप पे रखेंगे और एक वायर ग्राउंड पे लगाएंगे। ये एनोड है, सही है इसका, ये कैथोड है, ये रेफरेंस है। रेफरेंस में देखो 2 रजिस्टर लगे हैं, लगा है। एक रजिस्टर इस पे आया और एक रजिस्टर इससे होते हुए लॉजिक कार्ड पे जाएगा, और यहीं पे एक रजिस्टर होगा इस पे लगा, देखो ये लगा ना। अच्छा ये पिन नंबर 8 पे जाएगा, पिन नंबर 8 और 9 पे चला जाता है चार्जर को कट ऑफ करने के लिए। और ये वाली जो सप्लाई होती है किस पे जाती है, चार्जिंग आउटपुट से। देखो ये चार्जिंग आउटपुट से जुड़ा होता है। अगर ये रजिस्टर अपना रजिस्टेंस बढ़ा देगा, ये 27K का रजिस्टर होता है, पोजीशन नंबर होगा R88। अगर ये रजिस्टेंस अपना बढ़ा देगा, मेगा ओम में चला जाएगा, तो रेफरेंस पे वोल्टेज नहीं बनने देगा, जिससे क्या करेगा वो आउटपुट, क्योंकि ये क्या करेगा कैथोड एनोड को चालू करके फीडबैक ज़्यादा दिलवाएगा, मतलब कम देगा फीडबैक, तो ये ऐसी क्या करेगी, पल्स ज़्यादा निकालेगी। तो मल्टीमीटर को हम क्या करते हैं, ओम रेंज पे सेट करेंगे, इस रजिस्टर को हम चेक करेंगे। 27K का 14K है, चलो सही है। यहाँ पे एक होता है 32, ये भी आपके सही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर, आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। एक बार हम सप्लाई को चालू करते हैं और फिर देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना बन रहा है, ठीक है ना। देखो कैपेसिटर ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि TL431 को बगैर आउटपुट के तो हम चेक नहीं कर सकते कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। हमने सर्किट चेक कर लिया, रजिस्टर ओके है ना। तो मल्टीमीटर को हम DC रेंज पे चेक करेंगे, सेट करेंगे। चालू करो जी, सीरीज में रहो, सीरीज में रहो। दगेगा तो सीरीज में दगे, नहीं तो उसमें बहुत भड़ाका लगता है। चार्जिंग आउटपुट चेक करेंगे हम, 98 अभी भी है, ज़्यादा वोल्टेज है। एक बार रेफरेंस चेक कर लेते हैं फटाक से। ये रेफरेंस कितना है, 3 पॉइंट ज़्यादा है। TL431 ख़राब है, बंद करो। भाई ये लगता है पानी में गया और जाने से ना वो निकल गया, और लेग यहीं पे टूटा हुआ है। देखो लेग लगा भी है, TL431 है नहीं यहाँ पे। तो देखिए एक मिनट बता देते, नहीं तो हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये TL431 ना होने के कारण रेफरेंस इसका कम ज़्यादा बनता है, जिससे आउटपुट को हाई लो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये U3 लिखा है, यहाँ पे TL431 होता है। शायद पानी में, क्योंकि कार्बन लगा हुआ है ना, तो हो सकता है कि पानी में जाने से ये गिर कर खराब हो गया हो, यानी गिर गया हो। ये वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे TL431 है ही नहीं है। अभी हमने जब पीछे पलट के देखा तब, क्योंकि पिन लगा हुआ है, पिन से ये पता चल रहा है कि TL431 लगा हुआ है। देखो यहाँ पे देखो पिनें दिख रही है ना इसकी, है ना, सोल्डिंग लगा भी है इसमें। तो चलिए अब हम TL431 यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो अब हम यहाँ पे TL431 लगाएंगे नया दूसरा, और फिर लगा के चेक करते हैं। इसकी वजह से ये आउटपुट ज़्यादा बना रहा है। कभी भी याद रखना, अगर ईस्टमैन बोल्ट्जमैन के चार्जर आते हैं, अगर आउटपुट आपका ज़्यादा बन रहा है, बार बार कैपेसिटर को उड़ा रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है TL431 के रेफरेंस की। जब रेफरेंस वोल्टेज उसका नहीं बनेगा तो ये प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा वोल्टेज आउट करा के आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर को ख़राब करता है, और बार बार ख़राब होगा। जैसे ही सप्लाई चालू करोगे, जैसे ही आपका TL400 वो ख़राब हो जाता है। तो ये TL431 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करंट करेंगे, क्योंकि रेफरेंस की सप्लाई ओके बता रही है, रजिस्टर भी ओके बता रहे हैं।
कॉइल से हमारा कनेक्टिविटी भी आ रहा था इस रजिस्टर का R88 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को चालू करेंगे। चालू हुआ, अब एलईडी बिलिंग नहीं कर रही है ना। अब चार्जिंग आउटपुट हम चेक करेंगे। फैन कहाँ है जी इसका, यहाँ पे हम चेक करेंगे कितना वोल्टेज है। देखो 62 वोल्ट आ गया, स्विच हमारा मतलब सर्किट ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सप्लाई लगाएंगे। बंद करना। चलो अब हमने यहाँ पे फैन लगा दिया है, अब डायरेक्ट सप्लाई हम देंगे। चालू करें जी। देखो बैटरी का वो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका वायर का कनेक्शन टूट गया, लेकिन हम वहाँ पे एम्पियर को देख सकते हैं। देखो पंखा चल गया, और यहाँ पे देखेंगे मेंस फॉल्ट एलईडी बंद हो गई, और यहाँ पे देखेंगे फैन चल गया, वहाँ पे एम्पियर भी ले रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब चार्जर हमारा रेडी हो गया। सेकेंडरी में भी प्रॉब्लम था, प्राइमरी में भी प्रॉब्लम था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। बंद कर दो। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप इस डेड चार्जर की पूरी फॉल्ट फाइंडिंग की, और इसके प्राइमरी सेकेंडरी दोनों जगह हमें फॉल्ट मिली। यहाँ पे TL431 नहीं था, जिसकी वजह से कैपेसिटर ख़राब हो रहा था, फूल गया था। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा बना था। कभी भी ईस्टमैन, माइक्रोटेक, बोल्ट्समैन के चार्जर आते हैं कि अगर आउटपुट वोल्टेज आपका सबसे ज़्यादा आउट कर रहा है तो TL431 के रेफरेंस को चेक करना। अगर रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे 0 बनेगा तब उसकी वजह से क्या होता है कि आउटपुट उसको कम देगा और प्राइमरी सर्किट स्विचिंग ज़्यादा करेगी, वोल्टेज ज़्यादा आउट करेगी, बार बार कैपेसिटर को ख़राब करेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेड चार्जर को जब आप स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेंगे, तो आपको 100% फॉल्ट मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो माइक्रोटेक का चार्जर था ये डेड कंडीशन में था। हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी फॉल्ट फाइंडिंग की, और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों जगह से हमें फॉल्ट मिला, और स्टेप बाय स्टेप हमने इस डेड चार्जर को रिपेयर किया, और चार्जर कंप्लीट हमारा ऑन हुआ। फैन भी चल रहा है, रिले भी ऑन हो रहा है, और एम्पियर भी हमारा ले रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।